ये एनिमेटेड स्टोरी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है और पूरी तरह फिक्शनल है। इसके सभी कैरेक्टर्स और घटनाओं का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। वीडियो में साइकोलॉजिकल सस्पेंस और हॉरर सीन्स हैं, इसलिए ये बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है। व्यूअर डिस्क्रेशन इज एडवाइज्ड। कोलकाता एक ऐसा शहर जो अपनी रसगुल्ले जैसी मिठास, पुरानी इमारतों की भव्यता और हुगली नदी की शांति के लिए जाना जाता है। दिन के उजाले में यह शहर जितना जिंदा और रंगीन दिखाई देता है, रात का सन्नाटा पसरते ही इसकी कुछ गलियां उतनी ही खामोश और रहस्यमयी हो जाती हैं। हर पुरानी इमारत अपने भीतर कोई न कोई कहानी छिपाए बैठी है और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो इतिहास की कब्रों से जागकर आपका खून बर्फ कर सकती हैं। मीरा और कबीर, जिनकी जिंदगी किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं थी, बेंगलोर की चकाचौंध में उनकी जिंदगी एक परफेक्ट धुन की तरह बज रही थी। दोनों की शादी को एक ही साल हुआ था, लेकिन तकदीर को शायद उनका मुस्कुराना खटक गया था। कबीर की कंपनी ने अचानक उसे कोलकाता ट्रांसफर कर दिया। समय इतना कम था कि सोचने की भी मोहलत नहीं मिली। जून की चिपचिपी गर्मी में दोनों नए शहर पहुंच गए। कंपनी ने उनके रहने के लिए 5वीं मंजिल पर एक बड़े से फ्लैट का इंतजाम पहले से कर रखा था। फाइनली मेरा नया शहर, नई शुरुआत। देखो, मुझे पता है कि ये ट्रांसफर रातों रात हुआ है और हमें संभलने का भी मौका नहीं मिला, लेकिन एक बार तुम ये फ्लैट तो देखो कितना बड़ा है। धीरे धीरे इसे अपने हिसाब से सजा लेंगे ना, फिर तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। क्यों? फ्लैट तो बहुत बड़ा है कबीर, और अपार्टमेंट भी साफ सुथरा है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ आते ही मुझे एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इस घर की हवा में बहुत भारीपन है, और गर्मी भी कितनी है यहाँ। बस उम्मीद है कि जल्दी यहाँ की आदत पड़ जाए। अरे बाबा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये क्या है ना कि घर कई दिनों से बंद था, इसीलिए हल्की सी सीलन और भारीपन लग रहा है। वैसे मैंने एसी वाले से बात कर ली है और मैं कल ही ऑफिस जाते वक्त उसे भेज दूंगा। शाम तक सब ठीक हो जाएगा। ओके? मीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की। रात के समय अपने बैग से शादी की सबसे बड़ी तस्वीर निकालकर उसने ड्राइंग रूम की दीवार पर टांग दी, ताकि वो पराया घर थोड़ा अपना सा लगे। दिन भर की थकान के बाद दोनों जल्दी सो गए। अगली सुबह कबीर ऑफिस के लिए निकल गया। पूरे फ्लैट में अब सिर्फ मीरा थी। नया घर, नई जगह और चारों तरफ फैली हुई अजीब सी खामोशी। खुद का मन बहलाने के लिए उसने घर की सफाई शुरू की। अचानक ड्राइंग रूम से बहुत तेज आवाज आई। मीरा दौड़कर वहां पहुंची। उसने देखा दीवार पर लगी उनकी शादी की वही तस्वीर नीचे फर्श पर गिरी हुई थी। फोटो का कांच पूरी तरह टूटकर चारों तरफ बिखर चुका था। शायद कील ठीक से नहीं लगी होगी, उसने खुद को समझाया और झुककर टूटे हुए कांच के टुकड़े समेटने लगी। तभी एक छोटे से कांच के टुकड़े पर उसकी नजर पड़ी। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसके ठीक पीछे कोई औरत खड़ी है। मीरा तुरंत पलटी, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था। उसने दोबारा कांच की तरफ देखा। अब उसमें सिर्फ उसका अपना चेहरा दिखाई दे रहा था। मीरा ने गहरी सांस ली। लगता है मैं अकेले रहने की वजह से ज्यादा ही सोच रही हूं। तभी डोरबेल बजी। मीरा ने राहत की सांस ली। उसे लगा एसी वाले भैया आ गए। उसने जल्दी से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सामने सिर्फ खाली गलियारा था। चारों तरफ सन्नाटा था। उसने दरवाजा बंद कर लिया। कुछ ही सेकंड बाद डोरबेल फिर बजी। इस बार मीरा के कदम पहले जितने तेज नहीं थे। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर फिर कोई नहीं था। अब उसके मन में हल्की सी बेचैनी होने लगी और चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत दरवाजा बंद करके कुंडी लगा ली। जैसे ही उसने कुंडी लगाई, तीसरी बार घंटी बजी।
मीरा डर के मारे वहीं जम गई। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा, फिर घंटी लगातार बजने लगी। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला। सामने एसी इंस्टॉलेशन के लिए आए 2 लड़के खड़े थे। क्या हुआ मैडम? हम कब से बाहर खड़े थे, इतनी देर से बेल बजा रहे थे, आप दरवाजे ही नहीं खोल रही थी। नहीं, कुछ नहीं। आइए भैया, अंदर आइए। दोनों लड़के एसी लगाने में व्यस्त हो गए। लगभग 1 घंटे बाद काम पूरा हुआ। जाते जाते उनमें से एक लड़का ड्राइंग रूम की तरफ अजीब नजरों से कुछ सेकंड तक देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। कमरे में ठंडी हवा चल रही थी। मीरा सोफे पर लेटी और कब उसकी आंख लग गई उसे खुद भी पता नहीं चला। शाम को कबीर घर लौटा। तो मैडम, कैसा रहा पहला दिन? ठीक था, बस अकेले रहने की आदत नहीं है अभी। रात को खाना खाने के बाद दोनों अपने कमरे में सोने चले गए। करीब 2 बजे मीरा की अचानक आंख खुली। उसे लगा जैसे बाहर ड्राइंग रूम में किसी के बहुत धीमे कदमों की आवाज आ रही है। कुछ पल बाद सब शांत हो गया। उसने कबीर को देखा, वो गहरी नींद में था। लेकिन उसी समय बेडरूम का आधा खुला दरवाजा बिना किसी आवाज के धीरे धीरे थोड़ा और खुल गया। मीरा की नजर उसी पर टिक गई। बाहर घना सन्नाटा था। आखिर हिम्मत करके वो उठी और दरवाजे तक गई। ड्राइंग रूम की सारी लाइटें बंद थीं। घर खाली था। मीरा ने वापस आकर दरवाजा बंद किया और लेट गई। उसे पता नहीं था कि उस रात वो कमरे में अकेली नहीं थी। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। कबीर के जाते ही वो घर मीरा को काटने को दौड़ता। उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई दोस्त नहीं था। सुबह 10 बजे से लेकर रात तक वो घर की दीवारों को घूरती रहती। ये अकेलापन अवसाद में बदल रहा था। कमरे के सन्नाटे में उसे लगातार महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा है। खुद को व्यस्त रखने के लिए एक शाम मीरा पास के मशहूर न्यू मार्केट गई। बाजार में भारी भीड़ थी। जरूरी सामान खरीदते हुए उसकी नजर सड़क किनारे एक पुरानी दुकान पर पड़ी, जहां पुराने फोटो फ्रेम रखे थे। एक पुराने लकड़ी के फ्रेम को वो गौर से देखने लगी। मैडम, पुरानी चीजें पसंद हैं क्या? बस ऐसे ही देख रही थी। मीरा वहां से आगे बढ़ गई, लेकिन चलते चलते उसे फिर वही एहसास हुआ जैसे कोई उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। लोगों की भीड़ थी, लेकिन कोई उसके बहुत करीब नहीं था। वो घबराहट में सड़क पार करने लगी। तभी एक तेज रफ्तार बाइक बिल्कुल उसके सामने आ गई। अरे अरे, अरे क्या मैडम, दिखता नहीं है क्या? बीच सड़क पर चली आ रही हो। मीरा बाल बाल बची। हड़बड़ाहट में उसका पैर लड़खड़ाया और उसे स्पष्ट रूप से लगा जैसे किसी ठंडे हाथ ने उसे पीछे से धक्का दिया हो। लेकिन मुड़कर देखने पर पीछे कोई नहीं था। ये डर अब उस पर हावी हो रहा था। वो तुरंत घर लौट आई। रात में उसने कबीर को सब बताया, लेकिन कबीर ने इसे नए शहर का वहम कहकर टाल दिया। उसी रात करीब 3 बजे मीरा को बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत फुसफुसाकर बातें कर रही हो। कबीर, सुनो, उठो ना। कबीर नहीं उठा। आवाज बंद हो गई। लेकिन मीरा ने देखा कि बेडरूम के बाहर रखी उनकी शादी की तस्वीर, जो उसने दोबारा लगाई थी, अपने आप दीवार पर तिरछी हो रही थी। किसी ने उसे छुआ तक नहीं था। अगली सुबह मीरा ने रोते हुए अपनी मां को फोन किया। मां, मुझे यहाँ ना बहुत घुटन होती है मां। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। रात को मुझे आवाजें आती हैं। मैं कुछ दिनों के लिए
घर आना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे बुला लो माँ। अपनी बिगड़ती मानसिक स्थिति को देखकर मीरा 1 हफ्ते के लिए बैंगलोर चली गई। परिवार का प्यार किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं था। डर काफी हद तक कम हो गया। जब वो वापस कोलकाता लौटने लगी तो उसका भाई भी वीकेंड बिताने के लिए उसके साथ आ गया। किसी को नहीं पता था कि ये वीकेंड उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सपना बनने वाला है। रविवार की शाम थी। तीनों ने न्यू मार्केट में शॉपिंग करने का फैसला किया। बाजार में भीड़ थी। सब सामान्य लग रहा था। वे बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक भीड़ के बीचों बीच मीरा झटके से रुक गई। उसकी आंखें फटी रह गईं और उसने अपनी कमर को कसकर पकड़ लिया। क्या बात है दीदी, तुम ठीक तो हो? मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत जोर से मेरी कमर पर चुटकी काटी है या किसी नुकीली चीज से मारा है। वहां कोई सस्पिशियस नहीं दिखा। उन्होंने सोचा किसी का बैग टकरा गया होगा। लेकिन घर पहुंचकर जब मीरा ने कपड़े बदले तो उसकी सांसें अटक गईं। कमर पर एक गहरा लाल निशान था जो बहुत डरावना लग रहा था। कबीर, जल्दी इधर आओ, प्लीज जल्दी आओ। ये क्या है मीरा? ये तो किसी तेज चीज का वार लग रहा है। क्या है ये बहुत गहरा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर किसी धारदार चीज से खरोंचा हो। उस समय अफवाह थी कि कुछ सिरफिरे लोग भीड़ में किसी नुकीली और जहरीली चीज से छिपकर हमला कर रहे हैं। इस विचार ने उन्हें बहुत डरा दिया। अगले दिन भाई बैंगलोर लौट गया और कबीर ने वर्क फ्रॉम होम ले लिया। वे घर में सुरक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन शैतानी ताकतों के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं होता। बुधवार की सुबह नाश्ता करते समय मीरा अचानक दर्द से कराह उठी। मेरा कंधा जल रहा है। कुछ जल रहा है। कबीर ने कपड़ा हटाया। बंद घर के अंदर जहां कोई तीसरा इंसान नहीं था, मीरा के कंधे पर 3 गहरे घाव उभर आए थे। दर्द बढ़ता ही जा रहा था। कुछ घंटों बाद पीठ पर भी भयानक निशान उभर आए। यह साफ हो गया कि यह कोई इंसानी हमला नहीं है, यह विज्ञान से परे कुछ और था। कबीर ने घावों पर गंगा जल डालने का फैसला किया ताकि आराम मिले, लेकिन जैसे ही उसने पानी की कुछ बूंदें डाली, बंद करो, ये मुझे जला रहा है। मेरे अंदर कोई जल रहा है। मुझे बचाओ, ठंडा पानी डालो प्लीज। गंगा जल गिरते ही मीरा भयंकर आग में जलने जैसी तड़प उठी। यह किसी बुरी आत्मा या काले जादू का स्पष्ट संकेत था। कबीर ने घबराहट में नजर उतारने के लिए एक कांच के गिलास में पानी लिया। टोटका शुरू भी नहीं हुआ था कि बिना किसी दबाव के कबीर के हाथ में पकड़ा गिलास एक जोरदार धमाके के साथ सैकड़ों टुकड़ों में चकनाचूर हो गया। पानी और कांच पूरे फर्श पर बिखर गए। उस शक्ति ने बता दिया था कि वो कितनी विनाशकारी है। उन्होंने तुरंत पास के शिव मंदिर भागने का फैसला किया। जैसे ही वे फ्लैट से निकले, मूसलाधार बारिश होने लगी। मौसम बेहद सर्द था, लेकिन जैसे ही मीरा ने मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखा, उसका शरीर भट्टी की तरह तपने लगा। महाराज जी, पंडित जी, प्लीज हमारी मदद कीजिए। मेरी मीरा के शरीर पर अपने आप खौफनाक घाव भर रहे हैं। वो बेचारी दर्द से तड़प रही है। घर की चीजें टूट रही, समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या हो रहा है। शांत शांत बेटा, पहले मुझे ये बताओ कि तुम लोग कोलकाता के किस इलाके में रहते हो, क्योंकि ये कोई साधारण बीमारी या नजर नहीं है। ये काला जादू है। श्मशान की कोई बहुत ही खूंखार शक्ति इसके पीछे छोड़ दी गई है। मुझे बचाइए महाराज जी, मुझे मरना नहीं है। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की और संस्कृत में उग्र मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने अभिमंत्रित भस्म मीरा के माथे पर लगाई,
मेरा सिर फट जाएगा, इसे हटाओ। मीरा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई और फर्श पर बेहोश हो गई। होश आने पर पंडित जी ने उन्हें मंदिर के एक शांत कोने में बिठाया। समय आ गया है कि तुम्हें पूरी सच्चाई पता चले। जिस जमीन पर आज तुम्हारी बिल्डिंग बनी है, कई साल पहले वहां एक पुरानी हवेली हुआ करती थी। उस हवेली में मालती नाम की एक नई शादीशुदा लड़की रहती थी। मालती की शादी एक लालची आदमी से हुई थी। संपत्ति के लालच में उसने एक तांत्रिक की मदद ली। पंडित जी की आवाज गहरी और खौफनाक हो गई। तांत्रिक ने मालती को धोखे से एक खौफनाक अनुष्ठान का हिस्सा बनाया। उसी अनुष्ठान के दौरान मालती के शरीर पर अदृश्य और खौफनाक शक्तियों से अनगिनत वार किए गए। उसे खौफनाक भयानक यातनाएं देकर मारा गया था। लेकिन अनुष्ठान पूरा नहीं हो पाया और मालती की मौत हो गई। उसी अधूरे काले जादू ने मालती की आत्मा को उस जमीन से बांध दिया। बिल्डिंग बन गई, लोग आए गए, लेकिन मालती की भटकती आत्मा वहीं रही। लेकिन उसने हमें ही क्यों चुना? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? क्योंकि तुम इस घर में आने वाली पहली ऐसी स्त्री हो जिसकी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ। मालती हर नई दुल्हन में अपनी अधूरी जिंदगी और अपना दर्द देखती है। जो घाव और चोटें उसके शरीर पर उस रात दी गई थी ना, वही दर्द वो अदृश्य रूप से तुम्हारे शरीर पर उकेर रही है। वो तुम्हें मारना नहीं चाहती, वो बस तुम्हें वो दर्द महसूस कराना चाहती है जो उसने सहा था। पंडित जी ने उन्हें एक रक्षा सूत्र और अभिमंत्रित जल दिया। रात को मीरा ने मुख्य दरवाजे पर रक्षा सूत्र बांध दिया। कुछ देर सब शांत रहा, लेकिन रात के 12 बजते ही पूरे फ्लैट की बिजली चली गई। कबीर और मीरा बेडरूम से निकले। इन्वर्टर की हल्की रोशनी में उन्होंने देखा दरवाजे पर बंधा रक्षा सूत्र टूटकर जमीन पर गिर चुका था। पूरे घर में एक ठंडी तेज हवा चली। ड्राइंग रूम की दीवार पर लगी उनकी तस्वीर धड़ाम से नीचे गिरी और इस बार तस्वीर के पीछे दीवार पर उंगलियों के 5 काले निशान छपे थे। उसी सन्नाटे में एक औरत की सिसकती हुई तेज आवाज गूंजी, मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले दिन कबीर ऑफिस गया था। मीरा घर में बर्तन धो रही थी। तभी उसे अपनी जांघ पर एक तेज और असहनीय जलन महसूस हुई। दर्द इतना भयंकर था कि वो जमीन पर गिर पड़ी। जांघ पर एक बेहद गहरा और खौफनाक निशान उभर आया था, मानो किसी अदृश्य शैतान ने सीधे उसकी रूह को चीर दिया हो। कबीर, जल्दी आ जाओ, दर्द बढ़ता जा रहा है। मैं और नहीं सह सकती, ये मुझे मार डालेगा। कबीर। हार कर वे कलकत्ता के उस शापित घर को छोड़कर हमेशा के लिए बैंगलोर भाग आए। लेकिन प्रेत बाधा इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। बैंगलोर में मीरा की मां उसे एक प्राचीन सिद्ध शक्तिपीठ लेकर गई। ये मंदिर उन लोगों के लिए चमत्कारिक माना जाता है जो काली शक्तियों से पीड़ित होते हैं। पहली बार वहां कदम रखते ही मीरा को शांति महसूस हुई। मेरी बच्ची, ये जो शक्ति है ना, ये मालती के गहरे दर्द और उसके क्रोध से जुड़ी है। अगर तुमने अनजाने में भी उस घर में उसके स्थान का कोई अपमान किया है, तो आज ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर बिल्कुल सच्चे मन से उससे और भगवान से माफी मांग लो। याद रखना, सिर्फ तुम्हारा सच्चा समर्पण ही तुम्हें इस घने अंधकार से बाहर निकाल सकता है। मीरा मंदिर के गर्भगृह के सामने बैठी। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरे ध्यान में चली गई। अचानक उसे स्पष्ट महसूस हुआ कि कोई बहुत भारी और काली परछाई उसके ठीक पीछे से तेजी से दौड़ती हुई आई है।
उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मीरा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने मन में मालती का ध्यान किया। मालती, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ उसका दर्द मैं समझती हूं। मुझे माफ कर दो अगर मैंने तुम्हारी जगह पर कब्जा किया। वो घर तुम्हारा है। मैं वादा करती हूं, मैं दोबारा वहां कभी नहीं जाऊंगी। बस मुझे और मेरे परिवार को बख्श दो। हे महादेव, मेरी और इसकी रक्षा करें, इसे शांति दे। उस एक पल में मीरा ने अपना सारा डर त्याग दिया और खुद को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर दिया। जैसे ही उसने ये किया, उसके शरीर से एक भारी साया हमेशा के लिए उठ गया। उसे ऐसा लगा जैसे वो हवा में तैर रही हो। मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगीं। उस दिन के बाद वो अदृश्य शक्ति हमेशा के लिए गायब हो गई। मीरा के शरीर पर फिर कभी कोई निशान नहीं उभरा। वो काला जादू जो उसे मौत के मुहाने तक ले गया था, एक औरत की करुणा और भगवान की शक्ति के सामने घुटने टेक चुका था। कबीर और मीरा ने वो फ्लैट हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने कभी उस शहर या उस घर की तरफ मुड़कर नहीं देखा जो आज भी मालती के इंतजार का गवाह बना हुआ है। कुछ चीजें हमारी समझ और विज्ञान से परे होती हैं। दुनिया में जहां रोशनी है वहां अंधेरा भी है, और कभी कभी वो अंधेरा हम तक पहुंच ही जाता है। बस जरूरत है तो उस रोशनी को पहचान कर उसकी ओर बढ़ने की।